अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैद रज़र और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट रेहानुल हक। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान खेली जाने वाली ट्राई सीरीज़ पर, जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचेस जीत लिए एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द सेकंड मैच, क्योंकि जब हमारा पिछला शो हुआ था तो उसी दिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी एंड वी हैड अ लॉट ऑफ लेसन्स टू लर्न फ्रॉम दैट। उसके बाद जो मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया वो रिज़ल्ट पाकिस्तान के लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहा और उस पर कोशिश करेंगे कि आज रेहान के तासुरात ज़रूर उस पर लें। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आज, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर मेजर टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप। और हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, हम बात करेंगे इंग्लैंड की एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज़, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वक्त ये तीनों टीमें ऑस्ट्रेलिया में खेल रही हैं, ये खेल चुकी हैं। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड उसके अलावा फुटबॉल हुआ इस वीकेंड। आर्सेनल डिफीटेड लिवरपूल, एसी मिलान डिफीटेड जुवेंटस, देयर वाज एन अमेजिंग डार्बी इन जर्मनी। सो वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। चलते हैं सीधा रेहान की तरफ। रेहान, पहले आप अच्छी तरह गला शला क्लियर कर ले, लेकिन रेहान सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की। सबसे पहली बात तो ये, आपने एक ट्वीट किया, आपने कहा कि शायद आपको अपनी शादी पे इतनी मुबारकबाद नहीं मिली थी जितनी शादाब के नंबर 4 पे बैटिंग करने पर आपको तारीफ़ें मिली, लेकिन थोड़ा मुबारक मिली, सॉरी, उसके तारीफ़ तो मतलब ऑब्वियसली आपको हर वक्त ही मिलती रहती है। और लेकिन यहाँ पे मैं रेहान बात ये कर रहा हूँ कि सवाल मेरा सबसे पहले तो ये है कि एंड आई डोंट लाइक टू डाइव इनटू कंट्रोवर्सीज, आई डोंट वांट टू क्रिएट अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज, लेकिन एक क्रिएट हो गई जहाँ पर कुछ सीनियर एक्सपर्ट या सीनियर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ये वाली बात की कि कम स्कोर था, आपको मिडिल ऑर्डर को अपना एक्सपोजर देना चाहिए था इन सच अ सिनारियो फॉर देम टू गेन कॉन्फिडेंस। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक द बुल बाय द हॉर्न। देखें, आपने इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर काफ़ी ट्राई किया मिडिल ऑर्डर को, ठीक है, और आपको ये भी आइडिया कि स्पिन, देखिए लॉजिकल डिसीजन है ये। अब ज़बरदस्ती अगर आपने आर्ग्यूमेंट करनी है तो ठीक है, पर लॉजिकल डिसीजन ये है कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं और स्पिनर को सबसे अच्छा आपकी टीम में जो भी खेलता है उसकी बारी वहाँ पे आनी चाहिए, रिगार्डलेस कि उसका नाम क्या है। तो इन दिस केस आपकी 11 में सबसे अच्छा प्लेयर ऑफ स्पिन शादाब है, तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर हिम टू बी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन। डज नॉट मैटर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। अगर शादाब की जगह फॉर एग्जांपल इवन नवाज़ होता तो आप नवाज़ भेज देते, या इवन आसिफ अली होता, या इफ्तिखार होता, या हैदर होता, उनमें से कोई भी अगर स्पिन इतनी अच्छी खेलता है तो उसको भेज देते। लॉजिकल डिसीजन तो ये है कि जिस टाइम पर जो बॉलर लगा है उसको जो बेस्ट खेलता है उसको आप उस पोजीशन पर बैटिंग करने भेजें ताकि आप अपनी रिसोर्सेज मैक्सिमाइज करें। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपका ये मसला आ रहा है कि आप वर्ल्ड कप पर जा रहे हैं और आप अभी तक मिडिल ऑर्डर के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कम्प्लीटली नहीं मिले, ठीक है। तो आप ये सोचें कि किसी तरह हमने अपनी बॉलिंग अगर स्ट्रेंथन करनी है, तो अगर आपका मेन 5 बॉलरों में से एक जो बंदा है वो टॉप 4 में बैटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला सकते हैं, तो 6 बॉलर हो जाएंगे आपके। या अगर आपको फॉर एग्जांपल इंडिया जो इनके बहुत ज़्यादा राइट हैंडर्स हैं उनके अगेंस्ट आप 5 बॉलर्स के साथ कंफर्टेबल हो नवाज़ के साथ, तो आप एक एक्स्ट्रा बैटर डाल सकते हैं उनके अगेंस्ट। आइदर वे आपको ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं अगर आप ये करोगे। नहीं, लेकिन रेहान, अच्छा, बाय द वे, मेरिट की बात करें, लॉट ऑफ पीपल सेड दिस इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, ठीक है। मैं उसी कॉन्वर्सेशन से चल रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन का भी था, क्योंकि देखिए मैं अब ज़रा थोड़ा सा कन्वेंशनल थिंकिंग की तरफ आ रहा हूँ। आई नो मुझे इस पे हो सकता है कि बहुत बुरा भला कहा जाए कि भाई आप लोग खुद कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको, ठीक है, वो कि आप पहले सारे कहते रहे कि फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन देयर इज़ सम मेरिट टू देयर आर्ग्यूमेंट एज वेल, विच इज़ कि योर बेटर बैट्समैन और बेस्ट बैट्समैन शुड गेट मोर बॉल्स टू प्ले। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इन डिफेंस ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप एटलीस्ट स्टेटिस्टिकली देखें और जिस तरह रेहान ने कहा बॉलिंग टाइप को देखें, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी को एज एन ऑलराउंडर कैटेगराइज किया हुआ है तो वो उस बॉलिंग टाइप के खिलाफ योर बेस्ट ऑप्शन ना हो। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एग्जैक्टली। जो देखें, आप एक फैक्चुअल चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं है कि हवा से उठाकर और एकदम 4 पर वो चला गया बैटिंग करने ये। और ना नवाज़ इंडिया अगेंस्ट जो गया था वो भी कोई ये नहीं था कि ओ माय गॉड इसकी क्या वजह है, लेफ्ट हैंडर के लिए बाउंड्री छोटी थी लेग साइड की इसलिए उसको भेजा, मैचअप अच्छा था इसलिए शादाब को भेजा। दिस इज़, हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने पिछले एपिसोड भी कहा था, इवेंचुअली आई फील कि शादाब विल बैट एट 4। अच्छा, चीफ सिलेक्टर ने ये कहा था। हाँ, और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि
आपने कहा कि ट्रेडिशनल थिंकिंग, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिशनल थिंकिंग तो ये कहती है कि नई बॉल जो है फास्ट बॉलर को करानी चाहिए, ये कहती है ना, तो फिर तो आपको स्पिनर से कभी इनिंग्स अपनी ओपन ही नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मोहम्मद हफीज़ एज अ क्रिकेटर, ठीक है, बट उन्होंने बात की कि जी लॉन्ग टर्म वो नहीं है और मैचअप्स वगैरह। अब जब भी लेफ्ट हैंडर बैटिंग करने आता था किसको ओवर देते थे हम? मोहम्मद हफीज़ को। क्यों? क्योंकि ही हैड अ ग्रेट मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। उसके पीछे लॉजिक थी ना, ये तो नहीं था कि रैंडमली बॉल दे दी उनको। पॉइंट ये है कि ये चीज़ें सक्सेसफुल रही हुई हैं, ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है, कोई आज की इन्वेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ के 2009 का पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीता, हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, शाहिद अफरीदी को प्रमोट किया, दैट इज़ वाई पाकिस्तान वन द सेमीफाइनल एंड द फाइनल, ठीक है। 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल के अंदर इमरान खान बैटेड एट नंबर 3, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप पिछला जीता है, मिचेल मार्श ने कहाँ बैटिंग किया? नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। सो इट्स नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो पहले कभी किसी ने की। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात भी करता चलूँ, ये बहुत बड़ा मोहम्मद हफीज़ फ़ैन क्लब है एंड हफीज़ नो दिस, बट वी जस्ट ट्राइंग टू हैव, प्लीज़ इसमें कोई बंदा इसे नेगेटिव ना ले, वी जस्ट ट्राइंग टू हैव नो, मैं तो हमेशा कहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन ऑन अबाउट दिस 5 to 6 years, ठीक है। हफीज़ कुड हैव प्लेड इन मोस्ट टीम्स जस्ट एज अ बॉलर, या ठीक है, एंड उसकी बैटिंग थी, बॉलिंग थी, T20 में इज़ अ ग्रेट एसेट, ठीक है। समटाइम्स वो लोग कहते हैं स्ट्राइक रेट ये वो आपको डिफरेंट एरास के स्ट्राइक रेट्स भी देखने हैं। तो इन हिज एरा आई थिंक उसकी जो बॉलिंग थी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट मेड पाकिस्तान अ बैलेंस टीम। आई स्टिल थिंक कि जो सईद अजमल, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज़ का ट्रियो था, उसके अंदर मोहम्मद हफीज़ इज़ दी अनसंग हीरो ऑफ दैट ट्रियो। लेकिन खैर यहाँ पर कोशिश, चूँकि ये वाली बात है कि ये इसके अंदर थोड़ा सा ये कॉन्वर्सेशन इसलिए करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अब एकदम से पिछले 1-2 दिनों में बहुत ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई थी कि दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एंड दिस वाज फनी बिकॉज आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आप उस वक्त बात करते हैं जब आपके सामने आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होते हैं, और जब आपके कुछ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में लेट्स जस्ट से देयर सर्टेन नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान कर दें वर्ल्ड कप के बाद। अभी तो वर्ल्ड कप कोई हफ्ते बाद वर्ल्ड कप, हाँ, तो आपने उसके बाद फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान है अब उसमें फिर लड़कों को ग्रूम करें। सो एनीवे, सो लेट्स, पहले तो मैंने कहा ये वाली चीज़ को एड्रेस मैं बताता चलूँ कि अब जो शादाब ने उस दिन किया है ये वो हर रोज़ नहीं करेगा, ठीक है, या मिचेल मार्श जिस तरह खेलते हैं हर रोज़ सक्सेसफुल नहीं होंगे, बिकॉज एसेंशली लो वैल्यू विकेट का मतलब ये नहीं कि वो लो वैल्यू उसको बैटिंग नहीं आती। लो वैल्यू विकेट का मतलब है कि जो भी बैटर उस पोजीशन पे आता है वो नॉर्मली उस पोजीशन पे बैट नहीं करता, तो उसको वहाँ पे भेजा जाता है आइडियली विद द लाइसेंस टू गो आफ्टर द बॉल। सो आइडियली इट शुड बी वन ऑफ योर मेन 5 बॉलर्स। तो देन वो उस पोजीशन पर जाता है, उस पोजीशन पर जाके उसका कंप्लीट रोल ये है टू अटैक। और लो वैल्यू का मतलब है कि वो अपनी विकेट के ऊपर वैल्यू लो रखता है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्ले डॉट बॉल्स और सिंगल्स वो ज़्यादा अटैक करता है। समटाइम्स इट विल कम ऑफ, समटाइम्स इट विल नॉट कम ऑफ। द आइडिया इज दैट द परसेंटेज ऑफ अटैकिंग शॉट्स आर हाई। अच्छा, क्या नाम है, लेकिन ऑर्डर शफलिंग में उसमें चाहे आप वैल्यू का एलिमेंट डालें ना डालें, ऑर्डर शफलिंग जिस तरह अभी रेहान ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े अरसे से 80s में there were a couple of times when Wasim Akram was promoted by Imran Khan at 3 and 4, so it's not something new. We've tried, we've moved. Razak at number 3 during 99 World Cup. Majid Saab started his career off lower down the order, and then he became an opener. ठीक है. Yeah. And he was a very attacking opener. Like I think he's the first person from Pakistan to score a century before lunch in a test. ठीक है. And there are countless. मुदस्सर नज़र is another example कि अगर आपको ऊपर से स्लो खेलना था तो उनको आप यानी कि नई बॉल निकालनी है। 99 वर्ल्ड कप में रज़ाक role was to see out the new ball. रज़ाक played at number 3, ठीक है, और आप जो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं, तो मुझे इसलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब ये नैरेटिव्स बनते हैं तो इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान नॉट ट्राइड देम, एंड पाकिस्तान की मोस्टली मेजर टूर्नामेंट में सक्सेस इज थ्रू कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ जो बाकी दुनिया ने बाद में अडॉप्ट किए, नाम उन्होंने रख दिए, ठीक है। लेकिन ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ये पाकिस्तान की तरफ से आती है। आपने 70s 80s इवन टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान यूज्ड टू डू वेरी स्ट्रेंज थिंग्स, ठीक है, एंड बैटिंग ऑर्डर शफल करना। वाइज मुदस्सर नज़र ओपनिंग इज बिकॉज मुदस्सर नज़र हेल्प्स प्रोटेक्ट द मिडिल ऑर्डर। ठीक हो गया, हम थोड़ा सा ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले जस्ट अ फ्यू वर्ड्स ऑन बाबर आजम्स इनिंग्स। आई थिंक द फर्स्ट 40 runs he scores shows you the difference between बाबर एंड mere mortals actually. Like he doesn't find it difficult. जब वो फॉर्म में होता है तो उसके लिए हर चीज़ बहुत ईजी लगती है। तो
दैट इज़ व्हाई आई फील कि बाबर की जो सीलिंग है इन टर्म्स ऑफ इवन स्कोरिंग रेट वो अभी भी बहुत हाई है. ही कैन अचीव दैट एंड ओवर टाइम आई होप ही डज अचीव दैट, बट जो नेचुरल गिफ्ट्स और बेसिक्स हैं वो सब उसके पास है. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक पे जाने से मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पिछले मैच में बड़ी अच्छी थी, लेकिन इस मैच में रिजवान गॉट आउट ऑन 4. लेकिन congratulations to Mohammad Rizwan for just being announced as ICC September Player of the Year, Player of the Month, September Player of the Year. सारा for every September. इस चीज़ में मैं ब्रेक ले रहा हूँ, इससे पहले कि मैं और फंबल करूँ. We'll be right back after this short break. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग की अप्रोच की. अच्छा रिहान, पहले मैच में पाकिस्तान पे बड़ी तनकीद हुई फॉर नॉट स्कोरिंग से 180, राइट? मतलब उस बात पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन आपने उसके बाद बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच भी देख लिया और आपने पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी देख लिया. विद ऑल ऑफ दैट इन माइंड, आई थिंक वही बात है ना, कंडीशंस आर द बिगेस्ट फैक्टर. Without doubt. So I think at this stage the way the top order is being playing, और पिछले मैच में इस तरीके से मिडिल ऑर्डर ने संभाला, that was according to the conditions. I think पहली चीज़ तो ये कि हम पहले भी इस शो पे डिस्कस कर चुके हैं कि lower the par score on a given venue the better Pakistan is. ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर आपका par score, and इसके ऊपर there's actual evidence to prove this, कि अगर आपका par score किसी वेन्यू के ऊपर 190 से 200 के दरमियान है, पाकिस्तान फिर भी 165 से 175 के दरमियान में करेगा. पार स्कोर जिस ग्राउंड पे 160 है, पाकिस्तान फिर भी 165 टू 175 करेगा. ठीक है, यस व्हेन द स्कोर इज एक्सट्रीमली लो तो वो ड्रॉप होता है, व्हेन इट इज़ हायर तो थोड़ा ऊपर चला जाता है, बट रफली इन रेंजेस के अंदर पाकिस्तान ऑपरेट्स, विच मीन्स के पाकिस्तान की जो बेसिकली क्यों हाई ग्राउंड्स के ऊपर ये नहीं होता, इज़ बिकॉज पाकिस्तान की बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी इज़ नॉट द सेम एज अदर टीम्स. होता क्या है कि people talk a lot about dot balls and percentage of dot. By the way, top 6 teams roughly play the same number of dot balls. All top 6 teams in the last 2 years. जो आपका स्कोर हाई जाने वाली बात है ना, वो डिफरेंस आता है आपकी बाउंड्री हिटिंग, कितनी बॉल्स पर बाउंड्री परसेंटेज के ऊपर आता है. तो पाकिस्तान द लोअर द स्कोरिंग वेन्यू द बेटर इट इज़. एंड अगर इस तरह के वेन्यूज़ पे आप खेल रहे हैं जहाँ पे पिचेस ऐसी हैं, तो पाकिस्तान इज ईजिली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान टॉप ऑर्डर देन वर्क्स कम्प्लीटली बिकॉज नो वन एल्स puts higher value on their wicket than Pakistan's top order. अच्छा ठीक हो गया. थोड़ा सा पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ, पाकिस्तान की बॉलिंग पे भी बात करते हैं. मोहम्मद वसीम, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट ही इज़ नाउ गेटिंग बैक इनटू रिदम. लेकिन ये वही मोहम्मद वसीम है कि जिस दिन स्कोर के लिए जाते हैं तो ही गोज़ फॉर प्लेंटी, बट ही स्टिल अ किड ऑल्सो. आई फील कि वही वेन्यू वाली बात आती है ना, जब उसको लाहौर में व्हेन ही वेंट फॉर रन्स, लाहौर में ही डजंट हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड, नॉट जस्ट इंटरनेशनल, डोमेस्टिक के अंदर भी, whereas on other venues he's slightly better. पिंडी में ही has decent numbers. पिंडी में is decent, also away from home उसके numbers काफ़ी अच्छे हैं. ठीक है, he's a really good, यानी उसको डेथ ओवर्स में मार पड़ी. आई नो he's conceded 60+ runs, पर उसका ओवरऑल आप इंटरनेशनल क्रिकेट में डेथ ओवर्स रिकॉर्ड देखें, इट्स एक्सेप्शनल. ही इज़ वन ऑफ अगर शाहीन, हारिस और वसीम हो तो एक ओवर वसीम को, एक शाहीन का और 2 हारिस के, दैट इज़ हाउ योर लास्ट 4 ओवर्स कैन बी बोल्ड, एंड दैट्स अ वेरी हाईली इफेक्टिव डेथ ओवर्स लाइनअप. बट प्रॉब्लम ये है कि जब नसीम फिट होंगे और शाहीन फिट होंगे और हारिस तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो डू यू प्ले दैट 4th सीमर, एंड हु डू यू प्ले हसनैन और डू यू प्ले वसीम? So theoretically I believe we should play 4 seamers. However obviously it will vary from opposition to opposition कि किस तरीके से. I think against India you can afford to play 5 bowlers because इंडिया के इतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं है मिडल ओवर्स में. ठीक है, ऋषभ पंत को अगर वो खिलाते हैं एंड देयर इज नो श्योरिटी टू दैट, तो आप लेफ्ट आर्म स्पिन करा सकते हैं. बट प्रॉब्लम लेफ्ट आर्म स्पिन की इंडिया के मिडल ऑर्डर में ये है कि उनका जो मिडल ऑर्डर है उसमें एक राइट हैंडर है जो एक्चुअली में एक लेफ्ट हैंडर की तरह, उसके सारे नंबर्स आर फॉर अ लेफ्ट हैंडर विच इज सूर्या कुमार यादव. वो लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन को सबसे अच्छा खेलता है. ठीक है, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग हाउ पाकिस्तान टैकल्स दैट. आइडियली तो आई फील कि पाकिस्तान शुड हैव 4 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स इन एवरी मैच. ठीक है, और टीमों की तरफ चलते हैं. लेकिन आपने क्योंकि बात की कि जब नसीम फिट हो जाएंगे तो फिर क्या सिचुएशन होगी. अगर आपको याद हो तो जो वसीम ने यहाँ पर अपनी, मोहम्मद वसीम ने जो अपनी यहाँ पर 11 लिखी थी, उसमें 4 सीमर्स थे. उन्होंने उसमें 4 सीमर थे ज़रूर, लेकिन उन्होंने वसीम/नसीम लिखा हुआ था. ये मैं वैसे, क्योंकि ये उस वक्त मेरे से भी बात स्किप हो गई, बट थैंक यू
फॉर few of our friends who on social media जिन्होंने ये वाली बात point out की थी, and we didn't really follow up on that, लेकिन उन्होंने वसीम / नसीम किया हुआ था. I think Naseem and Shaheen and Haris should be a certainty. ये certainty है आपकी 3 पेस. ऑस्ट्रेलिया पे बात करना चाह रहा हूँ रेहान. ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड प्लेड T20 yesterday और उसके अंदर 208 रन किए इंग्लैंड ने, एंड चेस करते करते 200 पर ऑस्ट्रेलिया की चेस ख़त्म हो गई. लेकिन अगेन इट वाज अ हाई स्कोरिंग गेम. ऑस्ट्रेलिया probably can take solace from the fact that this was not their team. However, England, their main bowling team, batting तो the main bowling team, well, I mean, yeah, but उसके अंदर जो the main solace that England can take is कि बटलर वापस आने के बाद was amongst the runs. Hales was, especially ऑस्ट्रेलिया में तो हमेशा से Hales is a different beast. खैर he's everywhere phenomenal, लेकिन different beast altogether. And England effectively, I think, कल की मैं अगर टीम देखूं तो that was probably England's main team. Yeah, pretty much. मतलब who would you replace? I think that would be Harry Brook के साथ that would be the main team. Yeah, I think Stokes को he hasn't played a T20 international I think for more than a year. So he's back there, but they completely back him. Duckett की जगह उनको pick किया. Also he bowls and he's Stokes, so that's why. But scary thing for all other teams is के we did not see the best of Hales in Pakistan. ठीक है, Hales का पिछले 2 साल में पूरी दुनिया में जितनी भी डोमेस्टिक या फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट होती है ना, उसमें ही इज़ ईजिली अमंग्स द टॉप 2-3 ओपनर्स, एंड हिज स्ट्राइक रेट इज समथिंग लाइक टचिंग इवन 160 एंड वाइल एवरेजिंग ओवर 30. साल के टॉप 4 रन गेटर्स में भी, हाँ, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ अबव 150. हाँ, मतलब आई थिंक ही इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर राइट नाउ. नहीं, आई थिंक सेकंड अब शायद शान है, फर्स्ट इज रिजवान, समथिंग लाइक दैट. आई थिंक या बट दे इज समथिंग लाइक दैट, लाइक ही इज टॉप 3-4. ठीक है, या विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150 प्लस, विच इज़ इनसेन. और बेसिकली वो अपनी सारी गेम को क्रेडिट करता है कि उसने बाकी दोनों फॉर्मेट्स से अपनी अटेंशन ख़त्म करके उसने सिर्फ T20 पे कॉन्सेंट्रेट किया, प्लेड लीग क्रिकेट. और बिग बैश का जितना उसको एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलियंस को उतना एक्सपीरियंस नहीं है. ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही होती है, बिग बैश में एलेक्स हेल्स खेल रहे होते हैं. तो एक तो एलेक्स हेल्स आपके हो गए, फिर जॉस बटलर इज़ यानी आपका एक विकेट कीपर है, ऊपर से ओपनर है, ऊपर से उसकी 145 से ऊपर पिछले 2 साल में स्ट्राइक रेट है, और ऊपर से वो 40 से ऊपर की एवरेज भी है. तो ही इज़ रिलायबल, प्लेज एट अ हाई स्कोरिंग रेट, इज़ अ विकेट कीपर. तो इंग्लैंड की बैटिंग इज स्केरी. बटलर के मेजर इश्यूज़ ये हैं कि एज अ कैप्टन ही स्टिल मेक्स एरर्स. यानी मॉर्गन के बाद जो इंग्लैंड की टीम में T20 इंटरनेशनल के रिजल्ट्स में डिप भी आया था उसकी वजह. बट आई फील इंग्लैंड अपने जो उनके डेटा एनालिटिक्स हैं या जो वो यूज़ करते हैं उसके थ्रू दे कैन कवर फॉर दोज एरर्स. बट बैटिंग वाइज इंग्लैंड आर अ स्केरी टीम. इन उनका मिडल ऑर्डर कल नहीं चला, पर जिस दिन वो भी चल गया तो ये 208 की जगह आप 225-30 देख रहे होते हैं. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं. ऑस्ट्रेलिया क्लियरली द होम टीम एंड द फेवरेट्स. आई मीन फेयर टू से दैट दे आर द फेवरेट्स सिंपली बिकॉज ऑफ द होम बीइंग द होम टीम, प्रॉब्ली बिकॉज दे हैव द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज इन द टीम एज वेल. आप उनका अगर बैटिंग ऑर्डर देखें तो दैट इज स्केरी एज वेल. यू हैव वार्नर, ग्रीन जो बैठकर नया बॉल भी करा रहे हैं इस वक्त एट दिस स्टेज. खैर वो तो आई डोंट थिंक वंस हेजलवुड एंड हाँ फिर वो नहीं होगा. फिर उसके अलावा इस वक्त आई थिंक द पर्सन हु विल इवेंचुअली मिस आउट फ्रॉम द 11s वुड बी स्टीव स्मिथ, बिकॉज द वे थिंग्स आर गोइंग विद फिंच कमिंग इन एट 3, देन यू हैव मैक्सवेल, टिम डेविड, वेड. आई मीन दैट्स अ गुड बैटिंग लाइनअप, अनबिलीवेबली गुड बैटिंग लाइनअप. और मैं ये बताता चलूँ सबको कि ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले उसके 19-20 मैच जो इनिंग्स हुई हैं T20 इंटरनेशनल में उसकी 16 से कम की एवरेज और 113 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उसको कभी ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ये चला, आई नो वो अप्रोच होती है जिस दिन का क्या मतलब होता है, कंसिस्टेंट होना चाहिए. पर मैक्सवेल जैसा प्लेयर जो है ना, वो अगर सोचें सेमीफाइनल या फाइनल में चल गया तो मैच ही ख़त्म हो जाएगा. सेमीफाइनल फाइनल छोड़ देना, मैं इसे एक और कॉन्टेक्स्ट में करता हूँ. ये बात लगता है कि ठीक है वर्ल्ड कप में उतने मैचेस नहीं होते जिस तरह एक लीग में होते हैं, लेकिन जब आप अपनी कोई टीम कंपोज कर रहे होते हैं तो जब ये जो मैच विनर्स वाली बात होती है ना, काफ़ी ज़्यादा मैच विनर है, अगर आप ऑन पेपर नंबर्स वगैरह कई दफ़ा देखें तो आपको बेयर रीडिंग पर ड्रे रस टाइप प्लेयर्स के उतने अच्छे नंबर्स या उस तरह के ना लगे, लेकिन आपको उनके इम्पैक्ट का अगर पता हो तो आपको ये होता है कि यार 10 में से 2 मैचेस हमें ड्रे रस जिता रहा है.
हाँ, मतलब गारंटी होगी, ये गारंटी है वो आपको लिट, क्योंकि ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड अगर आप डेटा एनालाइज करें तो इस तरह के मैक्सवेल टाइप जो प्लेयर होते हैं ना, वो 2 in 10 आपको मैच जिता चुके हैं। तो आपने ये सोचना कि बाकी 8 में हमने क्या करना, बाकी 8 में क्या करना है, इसलिए आपको यू कम अप विद दिस सॉर्ट ऑफ मिक्स एंड मैच। तो व्हेन विद दैट इन माइंड, मतलब ये कि इवन फॉर समवन लाइक अ वेड, ये बात लगता है कि अब तो उन्होंने, आई थिंक वो कमेंट्री में सुन रहा था, उन्होंने लिटरली माइकल बेवन बना दिया इस वक्त प्रेजेंट डे। बट वेड की अगर आप T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें और इंडिया निकाल दें ना, तो माइकल बेवन तो कहीं से नहीं बनते वो लेकिन वो ही इज़ इन ग्रेट फॉर्म, और स्पेशली चेसिंग में ही इज़ फिनिशिंग राइट नाउ। आई थिंक वो रीज़न ये है कि थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम वेड गॉट आउट इन अ चेस इन अबाउट अ ईयर, तो दैट इज़ व्हाई दे वर कॉलिंग बेवन बिकॉज इज फिनिशर। पर वो फिनिश, अगर कल वो आउट ना होते और ऑस्ट्रेलिया मैच जीता था, तो दैट वुड हैव बीन injustice, complete injustice, because what was that? I mean, we're talking about the controversy कि जहाँ पे बॉल हवा में था and there was clear obstruction. ये पेनल्टी हो जाती है अगर फुटबॉल खेल रहे होते, ठीक है यानी कि ही इज नॉट इवन लुकिंग एट द, मैं फुटबॉल पे चला गया, नॉट लुकिंग एट द बॉल, बट इज क्लियरली ट्राइंग टू स्टॉप हिम, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंस। और इंग्लैंड ने अपील नहीं की, बिकॉज अगेन वो अगर अपील कर देते तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, और ये और वो, आई नो बटलर ने बाद में कहा कि हम बहुत लंबे टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो मैं नहीं चाहता था कि क्राउड, आई थिंक दैट वाज अ टंग इन चीक कमेंट। आई मीन आई डोंट नो व्हाई पीपल टुक दैट टू मीन कि नहीं, अगर वैल्यू ज़्यादा होती तो शायद फिर नहीं। आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच अ टंग इन चीक कमेंट कि हम इस वक्त, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि यार मैं तो आई वाज़न्ट इवन लुकिंग एट द बॉल। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जल्दी से मैं वेस्ट इंडीज़ पे कॉन्वर्सेशन हम कर लें, उसके बाद वी हैव अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू डिस्कस। तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया पे बात की, इंग्लैंड पे बात की। इससे पहले कि मैं वेस्ट इंडीज़ पे थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन लेके चलूँ, एक और न्यूज़ भी है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। आई मीन इट्स अ गुड टाइम टू बी अ पाकिस्तानी फ़ैन। न्यूजीलैंड की टूर डेट्स अनाउंस हो गई हैं। न्यूजीलैंड विल बी टूरिंग टू पाकिस्तान, और वो 4 वेन्यूज़ पे खेलेंगे, कराची, लाहौर, मुल्तान एंड रावलपिंडी। और ये 2 लेग्स में उनका जो टूर होगा वो डिवाइड होगा। सो इट विल बी फैसिनेटिंग टूर, वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड इट्स रियली हार्टनिंग टू सी द रिटर्न ऑफ टॉप टियर टीम्स टू पाकिस्तान। अच्छा रेहान, हमने बात कर ली ऑस्ट्रेलिया की, कर ली हमने बात कर ली इंग्लैंड की, कर ली। वेस्ट इंडीज़ ने भी 2 मैचेस खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। स्कोर कार्ड में एटलीस्ट एक मैच तो कम्प्लीटली वन साइडेड लगा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, लेकिन valuable exposure for West Indies, keeping in mind that they'll be playing the, let's just say, the qualifying round of the World Cup. Lekin there were some certain standout features, certain standout issues which were quite glaring. I mean, Johnson Charles is returning into the team after, well, since the last World Cup that they won. लेकिन उसके बाद से Johnson Charles को इस वक्त अब जब टीम में खिला तो रहे हैं as a proper wicket keeper, but Johnson Charles wasn't particularly convincing in these 2 games. Similarly, Nicholas Pooran is still struggling. He had a horrible CPL. Horrible CPL. Which is okay, fine. Is okay, fine. On paper, that is one of the best franchise teams in the world. वो जो उनका बैटिंग ऑर्डर आप उठा के देखें ना, ट्रिनबेगो नाइट राइडर्स का, वो तो बल्कि चीटिंग लगती है। वो तो लगता है कि जिसमें मनरो एंड नन ऑफ देयर, लाइक वो आई थिंक ग्लेन फिलिप्स भी उस टीम में था, साइफर्ट था, आई थिंक पॉलार्ड, ड्रे एंड आई थिंक इवन, बट लाइक उसमें से किसी ने स्कोर नहीं किया, और बेसिकली उनकी बैटिंग चली नहीं, और बैटिंग ऑर्डर उन्होंने काफ़ी शफल किया। प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के ऊपर, CPL की पिचेस के ऊपर आप प्लेयर को जज नहीं कर सकते बैटिंग के ऊपर। बट उससे होता क्या है, हम डॉट बॉल परसेंटेज की बात करें, डॉट बॉल परसेंटेज मेक्स, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द डॉट बॉल परसेंटेज ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड द 6th बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो सेम उनकी डॉट बॉल परसेंटेज होती है रफली, अच्छा 30 से 35 के दरमियान। वेस्ट इंडीज़ 42% तकरीबन डॉट बॉल्स खेलता है पिछले 2 साल में, बिकॉज जब वो CPL में खेल रहे हैं उस पिच के ऊपर आइदर यू आर ब्लॉकिंग और यू आर ट्राइंग टू हिट आउट, ठीक है। बिकॉज अगर आप सिंगल लेने के जाएं दैट्स हाई रिस्क, अगर हाई रिस्क लेना ही है तो इससे बेहतर बंदा बाउंड्री अटैम्प्ट कर ले। तो दैट्स व्हाई CPL हैज़ प्लेड अ पार्ट इन हाउ वेस्ट इंडीज़ प्ले राइट नाउ। दूसरा, दे आर आउट ऑफ फॉर्म, देयर बैटिंग इज आउट ऑफ फॉर्म, दे नीड टू फाइंड अ वे टू somehow no other ways to play as well, especially in Australia जहाँ पे आपको
आई नो बिगर ग्राउंड की काफ़ी बात है, बाय द वे 82-83 मीटर से बड़ी बाउंड्री नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया में भी, तो इतनी ज़्यादा इतना मेजर इशू नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है कि जी बहुत बड़ी बाउंड्रीज होंगी, बट स्टिल क्योंकि उनकी डायमेंशन ऐसी हैं कि यू नीड टू पिक अप अ लॉट ऑफ टूज, पिक अप अ लॉट ऑफ थ्रीज, तो इंस्टेड ऑफ हाई बाउंड्री बॉल परसेंटेज, डॉट बॉल परसेंटेज अगर आप सेम रहे तो एटलीस्ट जो वंस है उनको टूज में कन्वर्ट कर लो तो आपका स्कोर ऊपर चला जाएगा. दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वेस्ट इंडीज फेस, कि दे ओनली आर प्लेइंग वन वे, एंड that way can only be successful on certain type of pitches against certain type of opposition. अच्छा, और वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा सीनियर उनके जो लेट्स जस्ट से उनके जो फॉर्मर रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो कमेंट्री ड्यूटीज़ पे भी होते हैं, वो अब कह रहे हैं कि द वेस्ट इंडियन वे टू प्ले इज ऑब्सोलीट. Whereas the West Indies way of playing is exactly what makes Butler successful. Yeah, I mean, but what they're saying is that their way is obsolete. I think उसके अंदर जो कुछ होती है ना unquantifiables आ जाते हैं when you're playing so many dot balls. The element of whether the other batsman is coming into pressure or not, these sort of things become unquantifiable. I think also because the quality of West Indian hitters, वो जो उनकी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जी ड्रे रास ने अगर 6 बॉलें खेली हैं, 3 उसने डॉट खेलनी है तो वो 3 छक्के भी मार लेगा, ठीक है, या वो 4 डॉट खेल के 2 छक्के मारा, 12 स्कोर हो गया, उसका कवर हो गया सब कुछ. अब वो दैट एबिलिटी also those players are not at their peak any longer, some of them are not even part of the team, and जो अभी करंट प्लेयर्स हैं उनकी एबिलिटी अभी उस लेवल तक डेवलप नहीं हुई, बिकॉज दैट वो तो एक्चुअली में इंसेन, दे वर एन इंसेन T20 टीम कि परफेक्ट टेम्पलेट ये है कि हमने आउट नहीं होना, और अगर दूसरी तीसरी चौथी बॉल मिली छक्का में 2 छक्के मार के हम कवर कर लेंगे. लाइक डो इफ यू फील कि आई कैन हिट 4 सिक्सेस इन दिस ओवर, गो फॉर 4 सिक्सेस. रियान, फुटबॉल, we have a lot of football to discuss. इस हफ्ते जो सबसे बड़ा रिजल्ट था वो ये था कि आर्सेनल आफ्टर एन एक्साइटिंग मैच डिफीटेड लिवरपूल 3-2. लिवरपूल के लिए not only was the result bad, but I believe the injury to Luis Diaz was also going to cause them sleepless nights. लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न अभी तक लिवरपूल का एटलीस्ट मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि the midfield is completely non-existent. मैं डिफेंस में भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है मेरा डिफेंस के लिए कि अगर आपको एक अच्छा प्रोटेक्टर नहीं मिल रहा मिडफील्ड में तो डिफेंस एक्सपोज होगी ही होगी, स्पेशली इन लीग लाइक प्रीमियर लीग जहाँ पे देयर इज सो मच पेस इन्वॉल्व्ड. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल टॉक अबाउट कंट्रोवर्सीज, सॉफ्ट पेनल्टी एंड एवरीथिंग, बट जो आपने बात की आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. बेसिकली लिवरपूल प्लेड विद अ 2-man मिडफील्ड एंड दे वर ओवररन इन मिडफील्ड. और लिवरपूल तो बेसिकली क्लॉप टीम की पीक वो होती है कि उनका फ्रंट से प्रेसिंग स्टार्ट हो रही हो, उनके ट्रिगर्स हो रहे हो, और जो उनके दोनों जो मिडफील्डर्स अगर वो इवन इफ इट्स 2-man मिडफील्ड तो उनके ट्रिगर्स का वो प्रेस करें फिर डिफेंस प्रेस करें तो एज अ टीम दे डिफेंड. ठीक है, प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि देयर ट्रिगर्स आर ऑल रॉन्ग, कि अगर एक साइड से चार्ज हो रहा है तो दूसरी साइड से द प्रेशर ऑफ द प्रेस इज़ नॉट द सेम. सो इवन स्टेटिस्टिकली अगर आप इसको देखेंगे, हीट मैप्स के ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ पर आज से 6 months पहले वो बॉल पे ऑपोजिशन को स्पेस मिलता था इतना, तो अब उससे 2 यार्ड ज़्यादा मिल रहा है या 2 सेकंड ज़्यादा मिल रहे हैं या 1 सेकंड ज़्यादा मिल रहा है. एंड दैट इज़ ऑल इट रिक्वायर्स इन अ हाई क्वालिटी फुटबॉल मैच, कि ऑडेगार्ड को एक एक्स्ट्रा सेकंड मिल गया, उसने पास दे दिया. एंड यानी द प्रॉब्लम राइट नाउ क्लॉप इज़ फेसिंग इज कि उसके जेन में सिस्टम है, बट वो जो आप बात करें मिडफील्ड वाला, लिवरपूल की जो स्टार्टिंग 11 खेली है 18th ओल्डेस्ट स्टार्टिंग 11 इन द प्रीमियर लीग दिस वीकेंड, 18th ओल्डेस्ट. ठीक है, whereas Arsenal were the I think second youngest team in the Premier League in terms of the starting 11. They उनकी 28-29 के दरमियान एज. 18th oldest, would that be the second youngest? 18th oldest. What are you? I am completely confused here. I am completely lost. 18th oldest. अच्छा, okay. ठीक है, तो yeah in terms of age they are 18th. ठीक है, okay, ये यूँ करके कर देना आप. अच्छा, खैर, तो बेसिकली उनकी एज हैज़ कॉट अप, देयर आर द सेम प्लेयर्स आर ट्राइंग टू प्ले द सेम टाइप ऑफ प्रेसिंग बट दे कांट. क्लॉप ट्राई टू चेंज इट विद ब्रिंगिंग थियागो इन. थियागो का ये काम था कि वो ज़्यादा कंट्रोल करे तो डोंट हैव टू प्रेस एज मच, बट स्टिल विद अ 2-man midfield that becomes a problem. Then you know the one good thing for them is Darwin Núñez play, he had an exceptional game. ठीक है, और उन्होंने गोल कंसीड करने के बाद लिवरपूल pretty much controlled the first half until Arsenal scored. And then Arsenal could have scored even more goals. Odegaard is open, but he hit straight at the keeper. Eventually, XG में 2 goal का difference था. Arsenal created something like 3 XG and Liverpool were on 1, which is frightening, honestly. क्योंकि आप defensively 3 goal concede करें, that's one thing, but
लिवरपूल इवन weren't creating as many yes they had possession नहीं, वो ओपनिंग तो इसलिए भी क्रिएट नहीं कर रहे थे क्योंकि लिवरपूल हिस्टोरिकली हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन देयर फुल बैक्स एंड देन द रन्स दैट both Salah and Mane used to उसके make, अलावा right? because वो They're missing Mane like anything. yeah but also they were creating so many chances because वो possession इतनी high up the pitch win करते थे कि एक पास दो तो गोल हो जाएगा. अब वो possession उतनी high up win नहीं करते and teams bypass them. That is because their age has caught up. A lot of players are not at their peak. I know Salah is not in form, but he's not getting the service either. Yeah. And the running numbers are down for Liverpool in terms of the यानी कि आप ये एंड में कह देंगे जी 11 किलोमीटर भागा है या 10 किलोमीटर प्लेयर भागा है, बट इफ़ यू सी द हीट मैप द प्रेसेस आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस इन द सेंटर एंड स्पेशली अगर मार्टिनेली और साका जैसे प्लेयर्स हों जो आप स्ट्रेच करें पिच को फुल और दरमियान में से आपके गैप्स निकले एंड ऑडेगार्ड कैन टेक एडवांटेज एंड दैट्स व्हाट आर्सेनल डिड थ्रू आउट द मैच. और ये एक बहुत बड़ी बात होती है ये हर विनिंग फ्रेंचाइज या हर विनिंग लीग टीम की जो लेगेसी टीम होती है उसके अंदर ये होता है कि आप कब आप स्क्वाड को रिवैम्प करते हैं टू सॉर्ट ऑफ लाइक कीप जस्ट द राइट बैलेंस ऑफ हंगर एंड एक्सपीरियंस एंड यूथ, राइट. दैट मिक्सचर बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और ये वाली चीज़ इसी मतलब आई थिंक आपको अब थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि लिवरपूल की थोड़ी सी जो टर्न ओवर था ऑफ द स्क्वाड wasn't as efficient as it should have been. Rehan, we also need to discuss the Bayern Munich Dortmund Dortmund derby. लेकिन आप जल्दी से इस पे finish कर दें on Liverpool so that we talk about that. So basically, हाँ आप you can survive with experienced players if you don't play the way a Pep Guardiola team, a Klopp team और a high pressing team जो बहुत physically demanding way of football. इस तरह की चीज़ में आपको बहुत skilled footballers चाहिए जिनको पता है when to not press, when to sit and वो basically there's not a team with structure, a team with randomness and that वो Real Madrid कर सकता है क्योंकि वो completely randomly Champions League पिछले साल इसी तरह के लिए क्रूस मॉड्रिच का experience यूज़ किया, कैसेमीरो का experience यूज़ किया, substitutes आते थे younger. बट जिस तरह के स्टाइल ये खेलते हैं इसके साथ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि बियॉन्ड समवन हु इज 30 इयर्स प्लस उसका डिप आएगा ही आएगा. हो सकता है सेकंड सीजन 32 की एज पे जाके वो अपनी फिजिकल शेप थोड़ी बेहतर कर ले, बट द फर्स्ट सीजन आफ्टर टर्निंग 30 वुड बी अ प्रॉब्लम. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेहान से विल टॉक अबाउट द बिग डर्बी इन जर्मनी एंड देन विल आल्सो आंसर योर क्वेश्चंस एंड योर ट्वीट्स. तो देखते हैं स्पोर्ट्स लाउंज. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज़. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल की. अब हम बात करेंगे बायर्न म्यूनिख वर्सेस डॉर्टमंड की. बायर्न म्यूनिख वर लीडिंग द मैच 2-0 बिफोर अ रिमार्केबल कमबैक बाय डॉर्टमंड मेकिंग इट 2-2. रेहान, इससे पहले कि मैं उधर जाऊं, आपने कुछ ओल्डेस्ट यंगेस्ट पे क्लैरिफिकेशन दे दी है. आर्सेनल आर द थर्ड ओल्डेस्ट टीम एंड आर्सेनल नहीं, लिवरपूल आर द थर्ड ओल्डेस्ट टीम in terms of starting 11 this weekend. मैं डाउट में आ गया ना, इतने कॉन्फिडेंस उसने मुझे कहा था कि मैं चुप ही कर गया. देखें सबको पता चल गया 28 और 24 में फ़र्क है, ठीक है. एटलीस्ट मैथ्स ठीक थी. अच्छा नहीं, लेकिन जस्ट लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस डर्बी एंड देन आई वुड वांट टू टेक द क्वेश्चंस. अच्छा, आई एक्चुअली रियली एंजॉयड दिस गेम. पहले हाफ के अंदर चांसेस इतने क्रिएट नहीं हुए. बायर्न टुक द लीड, गोरेट्स्का लो शॉट इन द बॉटम कॉर्नर, बट इट वॉज हाई इंटेंसिटी मैच. जो टैकल्स आपको इस मैच में देखने को मिले, काफ़ियों को येलो मिले, जो मेरी नज़र में अगर आज की फुटबॉल में किसी और लीग में हो रहे तो शायद रेड कार्ड होते. एंड इट वॉज अ हाई इंटेंसिटी मैच. बायर्न म्यूनिख टुक द लीड बट इट वॉजंट लाइक बायर्न वर डोमिनेटिंग द मैच एंड देन बायर्न स्कोर द सेकेंड गोल. एंड यू थिंक कि पिछले 8 मैचेस इन अ रो डॉर्टमंड नहीं जीता बायर्न से एंड देयर इज नो वे दे आर कमिंग बैक इनटू दिस. Then Moukoko scores a goal, who's in great form and he's an 18-year-old and he's absolutely exceptional. And then Dortmund do what Dortmund does best. Everyone is, you know, the flanks they are attacking from, and honestly Bayern की midfield couldn't keep pace with them. There were times जब वो shirt पकड़ रहे हैं, even the Koeman red card happens because he's trying to hold the player down and then he gets red carded in the 90th minute. And उससे थोड़ी देर पहले जब 2-1 था तो there's an open goal with Modeste misses. यानी कि वो कोई भी गोल कर लेता. इनफैक्ट ही गॉट 2 bites at the cherry and he missed both times. So Dortmund would have thought कि we're never winning this. So 94th यानी last kick of the match में the cross comes in and
Oliver Kahn stands up, which is my favorite thing. My favorite part was the reaction by... And he thinks that it's going out and he's about to celebrate Bayern's win and a header goes in and it's a goal और Oliver Kahn अपनी सीट पे collapse कर जाते हैं and everything. मैंने बहुत देर बाद एक दो टीमों का जो हाई क्वालिटी टीम्स होती हैं ना उनका अक्सर मैचेस लेट डाउन करते हैं, बट द सेकंड हाफ इन दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू वॉच. अगर आपको मौका मिले तो इसके हाइलाइट्स जरूर देखें ऑनलाइन. लेट्स नाउ डाइव इनटू द ट्वीट्स. लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. रिजवान अली जोजी भाई पूछ रहे हैं, क्या आप हमें अपनी 11 बताते हैं इन बैटिंग ऑर्डर फॉर द October 23rd गेम अगेंस्ट इंडिया, assuming Shaheen Afridi and Fakhar Zaman both fit and available for selection. रिहाना में बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं कि अगर everyone is fit तो what would be your 11, और ये कैटेगोरिकली क्योंकि अगर इंडिया से रिलेटेड सवाल है तो जो हमने एक एलिमेंट वो भी डिस्कस करते रहे हैं कि इंडिया के अगर मिडल ऑर्डर सारा राइट हैंडेड है तो वी कैन प्रॉब्ली अफोर्ड टू गो विद उसमें सूर्या कुमार यादव खेलता है. हाँ, तो आपको चाहिए कि आप एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाएं बिकॉज अगर वो आपसे आउट नहीं हुआ. बैटिंग ऑर्डर मांग रहे हैं जल्दी से. तो मैं तो बैटिंग ऑर्डर में बिलीव नहीं करता, जोजी भाई को भी इसका पता है. नहीं, लेकिन आई थिंक ऑन पेपर तो आपको करना पड़ेगा. द टू ओपनर्स वी ऑल नो द टू ओपनर्स विल प्ले. आई थिंक बिकॉज फखर इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी तो मे बी यू शुड स्टिक विद शान. ठीक है, क्योंकि उसको आप रन दे रहे हैं अगले 2-3 मैचेस में, देखें कैसा जा रहा है. अच्छा, वैसे मैं एक और बात बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शान को भी मिला था आफ्टर द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश एंड ऑल्सो अगेंस्ट न्यूजीलैंड वी गॉट अ गुड बॉल. लेकिन अगर आप वैसे देखें तो शान स्कोर्ड 31 ऑफ 21 बॉल्स. ही डिड हिज जॉब. नहीं, ये मैं कहूँगा तो अच्छा लगेगा, आप कहेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा. अच्छा चलें फिर, लेकिन मैं वैसे कि बट मुझे ऐसा जो सेंस में वो नहीं. मैं तो ऑब्जेक्टिवली शान की पहले मैच में बहुत डिसेंट इनिंग्स थी. दूसरी चीज़ ये है कि फ़खर इज कमिंग ऑफ एन इंजरी. आइडियली तो इन इनफॉर्म फ़खर एंड स्पेशली जिस तरह आई नो इंटरनेशनल उसकी परफॉर्मेंस नहीं, डोमेस्टिकली PSL ही वाज इजीली द बेस्ट बैटर इन द PSL. ठीक है, तो व्हेन ही इज ऑन फॉर्म तो हिज सीलिंग इज फार हायर आई फील देन ऑल आवर टॉप ऑर्डर बैटर्स. मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि जो फ़खर का ये वाला PSL का सीजन था, नो बैट्समैन विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रोबेबली लूक रॉकी हैज हैड दैट सॉर्ट ऑफ अ सीजन इन द PSL. 100% एग्री. ठीक है, आई थिंक ही वाज एक्सेप्शनल. तो आई थिंक उसकी सीलिंग भी काफ़ी हाई है. तो आई फील कि अगर वो कम्प्लीटली फिट है तो ही विल गेट कंसिडरेशन. नंबर 4 के ऊपर शादाब, नंबर 5 के ऊपर डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अगर आप बहुत लेट आपके चले गए 15-16 ओवर गुजर गए तो सेंड इन आसिफ अली. ठीक है, I'd play इफ्तिखार बिकॉज अगेन अगर वो ऑफ स्पिन करा सकता है. इंडिया अगेंस्ट तो चलने इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे राइट हैंडर्स हैं और कराएंगे भी नहीं. बट उसके अलावा आपके वसीम, नसीम, शाहीन, हारिस 4 पेसर्स. दैट्स व्हाट योर 11 शुड बी. नवाज नहीं, नवाज तो खेल रहे हैं ना, नवाज एंड शादाब तो हैं. अच्छा ठीक है, तो 4 के बाद आप सफल करेंगे ना. ठीक हो गया. आसिफ और नवाज में से जिस मर्जी ऑर्डर में भेज दें आप. डन हो गया. दैट इज दी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई प्रीटी मच एग्री विद दैट 11. लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट जी. अगला ट्वीट मीर शब्बर अली पूछ रहे हैं कि हाउ इज PGL गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट. अच्छा, पहले तो मैं आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी. शब्बर, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस क्वेश्चन. आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी क्योंकि थोड़ा सा मैं वीकेंड पे बिजी रहा तो मुझे इतने ज़्यादा ट्वीट्स आए, यार आप PGL पे ट्वीट नहीं कर रहे आपने. मतलब मैं किसी को लिटरली बर्थडे विश कर रहा हूँ और नीचे मैसेजेस आ रहे हैं PGL पे आप ट्वीट नहीं कर रहे, आप फलाने पे बात नहीं कर रहे. अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड मेजॉरिटी चंक ऑफ द मैचेस. लेकिन PGL ओवरऑल, एज आई सेड, कंसेप्चुअली इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर दीज यंग प्लेयर्स टू गेट दिस टॉप लेवल एक्सपोजर. और मैंने पहले भी कहा था कि जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, PSL की सबसे ख़ास बात ये थी कि जब वो इमर्जिंग और यंग खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल कोचेज़ और इंटरनेशनल लेवल एथलीट्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना शुरू किया था तो चेंज्ड द कल्चर विद इन पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम्स एज वेल. सो आई ऑनेस्टली थिंक उस सेंस में दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट. लेकिन एज सच अभी आपको इन बच्चों को इसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि दिस इज़ अ डेवलपमेंट टूर्नामेंट. यू शुड लुक एट इट from a development perspective. I completely agree also. I think हमने काफ़ी टैलेंट देखा है. Some of the wicket keeping has been so good. Phenomenal. मतलब इतनी अच्छी कीपिंग तो हमने बड़े अरसे में. बॉलर पाकिस्तान में यंग बॉलर पेस से बॉलिंग कराया. यॉर्कर, आई नो एमएल के ऊपर काफ़ी बात हो रही है. 1-2 और बॉलर्स हैं who've been really impressive. बट मेरे लिए सबसे खुशाइन बात होती है कोई अंडर 19 बैटर जो है वो तेज़ खेल रहा है. और बासित अली पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आई हैं, सारा कुछ है. अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट हैड द चांस टू वॉच ऑल ऑफ दिस. मैंने सारे देखूंगा ज़रूर मैचेस सारे बाद में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझसे भी किसी ने पूछा था कि आप PGL के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे या स्पोर्ट्स लॉन्च पर डिस्कस नहीं कर रहे, तो मैंने कहा था कि एटलीस्ट इसके फर्स्ट वीक ख़त्म हो जाए एंड वी गेट इनफ
वी सी इनफ मैचेस, कलेक्ट इनफ डेटा, तो हम इसके ऊपर प्रॉपर कुछ कर सकते हैं, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करेंगे। ये तो अभी यानी कि अगर अभी आप हमसे ये हमारे ओपिनियंस पूछना चाहते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग किड्स, फाइनेंशियली दिस इज ऑसम। बाय द वे, जस्ट FYI, the under 19 players are earning more than your domestic players right now through the PGL, ठीक है, through the PGL, absolutely. तो the point is कि financially it will be great for some of the kids who coming through different backgrounds, तो there's no doubt about it कि it's benefiting them, you will see talent, and मेरे लिए सबसे important चीज़ जो है ना वो टेलीकास्ट है। और हमारे लिए अमूमन बड़ा, जैसा मैंने कहा ना, हमेशा बड़ा आसान होता है to criticize PCB on matters, but to see how Ramiz Raja has actually, conceived this and then executed this. I mean, there were a lot of doubters. I personally raised a lot of questions over this in the past as well. लेकिन to execute it the way he has done it. Financial modeling के ऊपर, franchises बिकने के ऊपर, commercially there are issues. ठीक है, let's be honest about it. But in terms of the product, in terms of जो लोगों को इसकी वो मिल रही है टीवी के ऊपर, जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, इन बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है, अब घर घर में अंडर 19 बच्चों के जो नाम लिए जा रहे हैं, तो दिस ग्रेट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस यंग किड्स। नहीं, और उसके अलावा मैं तो जो चीज़ एक्चुअली कमेंट करना चाह रहा हूँ, PGL इज जस्ट पार्ट ऑफ द मेनी पाथवे प्रोजेक्ट्स दैट Ramiz Raja has actually lined up. I mean, partnership with a private school network for education, partnership with a number of sponsors to provide stipends as well. कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कभी मौका मिले तो we'll try to get an official. Dreams that I have is कि we cricket के अंदर similar to football, जो clubs हों, clubs तो नहीं, clubs are not the same level, but football में तो clubs का और होता है कि आपकी franchise teams हो जाएं, PGL teams हो जाए, PCB, all of them combined to create a system जहाँ पे बच्चों के लिए academy बने जिधर वो पढ़ भी सकते हैं, साथ क्रिकेट भी खेल सकते हैं, scholarships भी मिल रही हैं, and the next product is also being developed. Yeah, एक last tweet ले लेते हैं, then we'll wind up the show. Let's have the last tweet. आमना फातिमा खान पूछ रही हैं, मैं रेहान से चाहती हूँ कि वो जवाब दें कि who do you think Ancelotti will bench in midfield in El Clasico? Rodrigo, Valverde, Modric or Kroos? Considering Rodrigo and Valverde's form, it seems both of them may open or start. I think I don't think that. I think Valverde तो चीट कोड है कि आप उसको राइट वो खिलाते हैं, फॉरवर्ड खिलाते हैं तो वो एंड में राइट बैक भी खेल रहा होता है, राइट मिडफील्ड भी खेल रहा होता है, तो वो भागता रहता है पूरे मैच में. Like his running numbers are crazy. I think he goes with the experience of Kroos and Modric in midfield, and I feel कि Tchouameni has had a exceptional start to his Real Madrid career. उसका everyone knew how good he was. सबको ये डाउट था कि बॉल पे कितना अच्छा है, वो बॉल पे भी बहुत अच्छा है. तो I think Vinny and Benzema and Valverde would be the front three, and Valverde जब भी out of possession होंगे तो Valverde will make it a 4-man midfield essentially. तो and also Valverde, what happens is कि लोग अक्सर पूछते हैं Modric 37 की एज के अंदर, which is unbelievable how good he is at 37 still playing as a midfielder at this level, is because Modric drifts to the right hand side of midfield, and because Valverde वहाँ पे खेल रहा होता है तो Modric को defensive cover, he doesn't have to run as much because Valverde is covering that position. I think Rodrigo may come on as a substitute in this game. ठीक हो गया जी. रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस. ये था जी हमारा आज का शो. आपको कैसा लगा? फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में, जैसे आज हमने कोशिश की कि बात की इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की, पहले हम साउथ अफ्रीका और इंडिया पे ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं. वील ट्राई टू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ऑल द बिग टीम्स इन द वर्ल्ड कप, एंड वील ट्राई टू प्रीव्यू द वर्ल्ड कप फॉर यू. अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.